सो वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट। इससे पहले दो पार्ट आ चुके हैं, तो होप वो दो पार्ट आपने देख लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पार्ट और पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में। देखिए, फर्स्ट आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ क्या है। देखिए, आप दोबारा पढ़ लो, ग्रुप डी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, लेकिन कब? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ठीक है। अगर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं रखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी आएगा ग्राफ। वो कैसे आता देखिए। तो आपको पता चल गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I। V क्या है? वोल्टेज। I क्या है? करंट। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि इसका ग्राफ क्या होता है। देखिए, ग्राफ में आपको देखो क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे पहले तो पढ़ते हैं, उसके बाद में बताऊंगा क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, यहां पर होता है करंट, यहां होता है वोल्टेज, सही है। तो करंट और वोल्टेज के बीच में ही तो रिलेशन है। लेकिन यानी कि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए ओम्स लॉ क्या दर्शाता है, तो आप क्या बोलोगे? करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन दर्शाता है, यानी कि रिलेशन को बताता है, ठीक है। ऑप्शन में आएगा करंट वोल्टेज, वोल्टेज या फिर वोल्टेज या रेजिस्टेंस, ये सब करके आएगा। तो आपको आंसर क्या लगाना है? करंट और वोल्टेज के बीच में रेजिस्टेंस, सॉरी करंट और वोल्टेज के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है। पूछेंगे इसका ग्राफ कैसे होता है। देखिए, ऑप्शन कैसे देंगे कि बताइए ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ओम्स लॉ का पहले में दे देंगे ऐसा होता है, दूसरे में दे देंगे ऐसा होता है, तीसरे में दे देंगे ऐसा होता है और चौथे में दे देंगे ऐसा होता है, ठीक। आप क्या लगाओगे? ऐसा मतलब कैसा? सी जैसा, ठीक है। तो कैसा होता है? सी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। और ये भी होता है स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर पूछें कि बताइए ओम्स लॉ किस तरह के ग्राफ को फॉलो करता है, तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। आइए थोड़ा सा और बेसिक डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। इसकी नोट देखिए, एक मैंने नोट डाला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। लेकिन कब? एट टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, यानी कि टेम्परेचर और स्टैंडर्ड कंडीशन अगर कांस्टेंट है तभी वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगली बात, वो सर जी फॉर्मूला क्या है? देखिए, V इक्वल्स टू आई आर, सही है। V इक्वल्स टू, सॉरी ये फॉर्मूला है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बताया था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बताया था ना मैंने। और ये R कैसे आया? सर ये क्या है? ये है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे, उसी कांस्टेंट का नाम क्या है? R। अब क्वेश्चन पूछे R क्या है? आंसर आएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिक पाथ, यानी कि इलेक्ट्रिक पाथ में जो भी ऑपोजिशन आएगी वही क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। दूसरी बात पूछे यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? यूनिट होती है ओम या फिर ओम, ठीक है ना। अभी बताया था लास्ट क्लास में कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? मो, इसी का उल्टा, ठीक है। अगर ये रोकता है तो कंडक्टेंस जाने देता है, ठीक है भाई। अगर ये रोकता है तो कंडक्टेंस जाने देता है इसे। तो ये होता है V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का सीधा साधा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, पहला क्वेश्चन आएगा कि बताइए ओम्स लॉ क्या होता है, तो आप क्या बोल दोगे कि सर ओम्स लॉ होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर। दूसरा बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखाता है, आप क्या बोलोगे? V और I के बीच में रिलेशन दिखाता है। तीसरा बोलेंगे ओम्स लॉ में कांस्टेंट क्या आता है, तो आप बोलोगे रेजिस्टेंस आता है। पूछेंगे उस कांस्टेंट की यूनिट क्या है, तो बोलोगे ओम है। पूछेंगे इसके विपरीत, यानी कि इसकी ऑपोजिट यूनिट अगर पूछेंगे तो क्या है? मो है। पूछेंगे मो किसकी यूनिट है, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की। अगर रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करता है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उसे फॉलो करवाने की कोशिश करता है। ये दोनों अपोजिट है आपस में। अब देखिए कनेक्शन क्या होते हैं इनमें। दो तरह के कनेक्शन पढ़े होंगे आपने, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। सर ये क्या लफड़ा है? सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अब देखिए, प्रॉपर्टी विच अपोज टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो रेजिस्टेंस बता दिया। लेकिन सीरीज कनेक्शन का क्या है लफड़ा? देखिए, अगर मैं इस रेजिस्टेंस को ऐसे लगा दूं, दूसरे वाले को ऐसे लगा दूं, तीसरे वाले को ऐसे लगा दूं, इसको मैंने नाम दे दिया R1, इसको मैंने नाम दे दिया R2 और इसको मैंने नाम दे दिया R3। अब मैंने इनको एक बैटरी के सोर्स से जोड़ दिया, इनको मैंने बैटरी के सोर्स से जोड़ दिया। मैंने मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी लगा दिया या 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी। यही है आपका कौन सा? सीरीज कनेक्शन। एक बात बताइए, सीरीज कनेक्शन नाम क्यों पड़ा है? इसका सीरीज कनेक्शन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि भैया ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सीरीज कनेक्शन है, ठीक। सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज कनेक्शन, पैरेलल में लगे हुए तो पैरेलल कनेक्शन। सर पैरेलल कैसे होते हैं? पैरेलल ऐसे होते हैं ना, देखो पैरेलल लाइंस मैथ में पड़ी होगी ना, बस पैरेलल लाइंस की तरह ही होता है ये। इन लाइंस के बीच में क्या आप रजिस्टर लगा दो, 1 रजिस्टर 2 रजिस्टर 3। ये दोनों अगर तीनों रजिस्टर आप पैरेलल ही लगा देंगे, देखिए रेजिस्टेंस 1
रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ये तीनों रेजिस्टेंस अगर आप पैरेलल में लगा दोगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये। ठीक है सर, खासियत क्या होती है? देखिए खासियत क्या होती है, एक तो पहली बात तो सीरीज कनेक्शन का एग्जांपल क्या है आपका, डेकोरेशन लाइट, जो घरों में लड़ी वगैरह लगती है ना दिवाली आने पे, वही है सीरीज कनेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल पैरेलल कनेक्शन का दूं, फर्स्ट एग्जांपल तो पैरेलल कनेक्शन जो आपके डोमेस्टिक लाइट में यूज होता है ना, वही होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है ना, यानी कि अगर आपसे पूछें कि आपके घरों में कैसे कनेक्शन है रेजिस्टेंस के, तो आप बोलोगे पैरेलल कनेक्शन है सर। ठीक है ना, और पैरेलल कनेक्शन में एक खास बात होती है कि इसमें वोल्टेज सेम रहता है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है। और सीरीज कनेक्शन में हमेशा ध्यान रखना है आपको, करंट सेम रहता है, करंट। यानी कि अगर आपसे बोल दें कि एक सीरीज कनेक्शन है, बताइए इसमें 5 एम्पियर करंट है, तो इन दोनों में कितना होगा कि सर सीरीज में तो कनेक्शन में करंट सेम रहता है, तो भैया इसमें भी 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, यानी कि जितने बल्ब लगे होंगे सब में 5 एम्पियर ही जाएगा। अब पूछेंगे बताइए वोल्टेज, इसमें वोल्टेज एक में है 250 वोल्ट जा रहा है, पहले रेजिस्टेंस में 250 वोल्ट जा रहा है, तो अगले दो रेजिस्टेंस में कितना जा रहा होगा? तो आपको 3 से डिवाइड नहीं करना है, आपको क्या बोलना है, 250 वोल्ट सभी में जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल कनेक्शन में। ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए अच्छा पहले मैं इसे इरेज कर लूं, उसके बाद पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अरे भाई हो जा, चलो इसी से कर लेते हैं यार। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं आगे और पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जानते हैं। देखिए रेजिस्टेंस टोटल की बात करूंगा तो पैरेलल में, सॉरी सीरीज में कैसे आएगा, ऐसे सीधे सीधे तीनों को जोड़ना है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो मेरा पैरेलल में सॉरी सीरीज में रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिंपल सा रेजिस्टेंस है ना सीरीज में निकालना, जितने भी रेजिस्टेंस दिया सबको ऐड कर दो, खत्म बात। दूसरा इसमें ये वाला कैसे आएगा भाई, जितना मान लो पहला दिया है 2, तीसरा दिया है, दूसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 4, मतलब तीसरा दिया है 4, यानी कि R1 की वैल्यू या R2 की वैल्यू या R3 की वैल्यू तीनों क्या रखोगे, 1 के अपॉन में रखोगे, और जब सोल्व करोगे तो लास्ट में जो भी आएगा आपका क्या होगा, R टोटल। लेकिन ये क्या होगा, ये पैरेलल रेजिस्टेंस होगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, मान लो कि आपने कोई भी वैल्यू दी और आपको मान लो 1/12 आ गया। ठीक है, 1/12 आ गया, 1/R = 1/12 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या देते हैं ना ऑप्शन में कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/12, बी में होगा 12, सी में होगा 12/3 या फिर 12/4, कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट में होगा कुछ और। तो आपको आंसर में ना ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगेगा, लेकिन ध्यान रखना ये नहीं है, क्योंकि भैया आपने उसने टोटल रेजिस्टेंस पूछा है, तो भैया अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो RT बराबर क्या आएगा, 12, यानी कि ये इसका सही आंसर है 12 वोल्ट, ना कि 1/12। ठीक, तो यानी कि जो भी आप आंसर निकालोगे उसमें क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। ठीक, जो भी आप आंसर निकालोगे उसमें आपको ऐड कर देना है, किसको, आपको ऐड कर देना है तीनों के वैल्यूज को। ठीक, अब पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं। देखिए हम सब क्यों पढ़ रहे हैं, इस वजह से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट्स क्या हैं वो हम वहां पे टिक कर पाए जब वो एग्जाम में क्वेश्चन आए। सबसे पहला उसकी रेजिस्टेंस की यूनिट पूछेंगे तो क्या होगी, ओम। दूसरी बात, रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करता है, आपसे पूछेंगे रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करता है करंट और वोल्टेज पे, तो आंसर क्या होगा, जी नहीं करता। क्यों नहीं करता, देखिए V = क्या होता है, IR। अभी ओम्स लॉ के बारे में बात की हमने, अगर पूछे ओम्स लॉ क्या है तो डायरेक्ट सीधा बोलना V = IR। पूछे V क्या है तो वोल्टेज, पूछे I क्या है तो करंट, पूछे R क्या है तो रेजिस्टेंस, पूछे वोल्टेज की यूनिट क्या है तो वोल्ट, पूछे करंट की यूनिट क्या है तो एम्पियर, पूछे रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है तो ओम, पूछे रेजिस्टेंस का अपोजिट कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसकी यूनिट क्या है तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो, और उसकी यूनिट क्या है, मो। ठीक है, इतने बात आपको याद रखनी है। ठीक है, मैंने 1 लाइनर बता दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी बात, अब देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो R तो एक कांस्टेंट था ना। ठीक है, R तो एक कांस्टेंट था, तो एक बात बताइए, R जब यहाँ पे कांस्टेंट है तो क्या इसकी वैल्यू वेरी करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो एक हमने कांस्टेंट की तरह लिया है ना यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस करना था। तो आपको क्या बोलना है कि सर R की जो वैल्यू है डिपेंड नहीं करती V और I पे, लेकिन आपको फॉर्मूले से लग सकता है V = I और R वाले से कि सर V/I भी तो हो सकता है और R यहाँ पे हो सकता है, और सर ये तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली R बढ़ाएंगे तो V बढ़ेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम। क्यों, क्योंकि ये तो पहले एक कांस्टेंट आया था जब हमने ओम्स लॉ में वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएगा। तो ध्यान रखना है आपको, R की वैल्यू डिपेंड नहीं करती V और I पे। सर डिपेंड किस पे करती है वो देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R = ρL/A।
सर रेजिस्टेंस क्या है? ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द करंट, यानी कि जो भी करंट के बीच में ओपोजिशन आती है वही रेजिस्टेंस है। ठीक, जैसे देखो सिंपल सी बात सुन लो रेजिस्टेंस के बारे में। अगर आप डांस करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपको बोल रहा है अरे मत जा, ठीक है, यहाँ पे तो मैं हूँ, ठीक है, मत जा, तू मेरे से बात कर। आपका दोस्त आपके और डांस के बीच में क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्योंकि वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपका भाई आया, बोला अरे चलना यार मेरी शादी है, वो आपको पकड़ के ले गया, यानी कि आपका भाई क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, क्योंकि वो आपको डांस करवाने की कोशिश कर रहा है। तो समझ में आया डांस यानी कि रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्या अंतर है? ठीक है, रेजिस्टेंस जो रोकता हो, कंडक्टेंस जो चलने देता हो। अगला फॉर्मूला क्या है? देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। लेंथ बढ़ाओगे भैया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, लेकिन एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। देखो सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगा ना भाई, करंट को रोकने वाली चीज कम हो गई तो करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा, और रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, ठीक है, रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया। देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने से ही ये मेरे पास रो आया है, यानी कि रो क्या है? पूछेंगे रो क्या है जी? रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। पूछेंगे सर रो की यूनिट भी तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल बताएंगे, रो की यूनिट है ओम मीटर। रो की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। अब आपको समझ में आई बात? वोल्टेज की यूनिट वोल्ट, वोल्ट, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, कंडक्टेंस की यूनिट मो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, ठीक है। लेकिन अगर पूछें रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टिविटी आता है रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में, उसकी यूनिट क्या है? तो क्या बोलोगे? ओम मीटर है। ठीक, अब दूसरा बोलेंगे लेंथ बढ़ाने से क्या होगा। देखिए कई बार क्वेश्चन आया, बताइए अगर किसी विद्युत में, परिपथ में, यानी कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर लेंथ बढ़ा दी जाए वायर की, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस पे। तो ध्यान रखना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि एल बढ़ गई, अगर एल बढ़ गई तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, और एल कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एरिया बढ़ा दूं, एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा 2.5 mm का तार लिया, 3 mm का तार लिया, ठीक है, तो ये सब होता है एरिया का मतलब। तो एरिया का मतलब क्या? डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया भी तो बढ़ेगा ना उसका। भाई एक बात बताइए, अगर इस सर्कल में ये में रेडियस है, ठीक है ना, इस रेडियस को बढ़ा दूं तो क्या सर्कल नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। बस इसी वजह से ये क्या, एरिया बढ़ जाता है डायमीटर ज्यादा होने से, बस एरिया बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि हमें वहां पे करंट ज्यादा चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है ना, करंट को जो चीज रोकने वाली है वो कम चाहिए होगी, तो रेजिस्टेंस को कम करना है तो एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा। एरिया ज्यादा लेना पड़ेगा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से फ्लो हो पाएगा। बस इसी वजह से हम वायर्स को, कैसी वायर्स यूज करते हैं? मोटी वगैरह जो वायर्स यूज करते हैं ना, मोटी मोटी वायर्स होती है, वो कैसे यूज करते हैं? वो इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि सर ओम का जो नियम है वो किस किस पे अप्लाई होता है। देखिए सिर्फ मेटल्स पे अप्लाई होता है, वो भी ओमिक डिवाइस, यानी कि मेटल्स यानी कंडक्टर्स पे अप्लाई होता है ओम्स लॉ। पूछे इंसुलेटर के लिए है क्या? बिल्कुल नहीं है। दूसरा पूछे वोल्टेज की यूनिट क्या है, या फिर वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, तो वोल्टेज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1L2T-3 और e⁻⁻1। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो मैंने बताई है बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स लिए हैं इस वाले टॉपिक के, ठीक है। तो आपको ये पढ़ लेने हैं और इन्हीं में से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और अगर कुछ रहता है तो मैं एमसीक्यूज की एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सब कुछ कवर कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।